नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो हम जो यूजीसी नेट हिंदी की जो कि एग्ज़ाम हमारा 30 नवंबर को होने जा रहा है, तो उसकी सीरीज़ को हम लगातार कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम जो है लगातार प्रश्न, मैं आपको प्रश्न लगातार देती जा रही हूँ। और अभी तक मैंने जो प्रश्न दिए हैं 280 तक प्रश्न हम कर चुके हैं अपनी सीरीज़ के अंतर्गत। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको दे रही हूँ 281 से। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम छोटे छोटे वीडियोस में बांट करके दे रहे हैं। तो मैंने पिछला वीडियो जो दिया आपको वो 280 प्रश्नों तक का था। और ये मिश्रित प्रश्नों की सीरीज है। इसे आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में आपकी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले आप वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ये मेरा चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है। 281 जो प्रश्न है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक या फिर सामाजिक। तो पृथ्वीराज रासो वैसे अगर देखा जाए तो इतिहास पर आधारित है। ठीक है, ये इतिहास पर ही आधारित है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर लोग ऐतिहासिक ही लगाएंगे ऑप्शन। लेकिन किस प्रकार की रचना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये वास्तव में साहित्यिक रचना है। ठीक है, ये इतिहास पर नहीं लिखी गई है, ये साहित्यिक रचना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। परमार रासो के रचनाकार कौन है। ठीक है, परमार रासो के रचना चंद, जयानक, जगनिक और नरपति। ठीक है, तो चंद, जयानक, जगनिक और नरपति, तो इनमें से कौन से हैं। जगनिक। ठीक है, क्योंकि परमाल का मतलब दूसरों का माल और दूसरों का माल हड़पना है, तो रात भर जागना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आला ऊदल का संबंध किससे है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ट्रिक जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। आला ऊदल का संबंध किससे है। परमाल रासो, खुमार रासो, कायम रासो या हमीर रासो। तो आला ऊदल का जो संबंध है वो वास्तव में किससे होना चाहिए। ये होना चाहिए परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो जो ग्रंथ है उसमें आला ऊदल का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है कुमार रासो के रचनाकार कौन है। कुमार रासो के जो रचयिता हैं न्यामत खां, जिनविजय, शारंगधर या फिर रसिक गोविंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से जो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया ऑप्शन। शांति विजय, दलपति विजय, विजय सेन सूरी या मुनि जिनविजय। तो खुमार रासो के जो रचयिता हैं वो वास्तव में कौन होने चाहिए इसमें से। वो है दलपति विजय। ठीक है, अब उसके बाद फिर विजय मिलने पर जब किसी को विजय मिलती है तो उस पर खुमारी आ जाती है, यानी जीत का नशा छा जाता है। ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कलयुग रासों के रचनाकार कौन है। कलयुग नियामत खां, जिनविजय, शारंगधर या फिर रसिक गोविंद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, रसिक गोविंद। ठीक है, कलयुग रासो जो है वो रसिक गोविंद की लिखी हुई है और गोविंद कलयुग में आएंगे। आप ऐसे याद रख लीजिए, गोविंद कब आते हैं, कलयुग में आते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने कुछ रचनाएं छांटी थीं और उन्हीं रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। क्योंकि वो जो गाथाएं थीं जो उन्होंने ये रचनाएं छांटी थी वो वीर गाथाएं थी। ठीक है, जिसमें किसी वीर राजा महाराजा का वर्णन किया गया था। तो ऐसी रचनाओं की जो संख्या थी वो थी 12। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाथों की बाणियों का संग्रह किसने किया था। ठीक है, तो नाथों की जो बाड़ी थी उन सब का संग्रह किसने किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथों की बाणी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। इन्होंने जो है नाथों की बाड़ियों का एक संग्रह बनाया था और इनका नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है नाथों के क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से पैशाची भाषा का आदिम स्थान कौन सा है। ठीक है, अगर पैशाची भाषा का जो आदिम स्थान देखें तो कौन सा होना चाहिए इनमें से। अच्छा, चीनी है, अफ़गानिस्तान है, बलूचिस्तान है या पाकिस्तान है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो पैशाची भाषा है उसका प्रादुर्भाव, पैशाची अपभ्रंश का जो प्रादुर्भाव है वो पाकिस्तान में कम मिलता है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान में भी नहीं है। जो चीन और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है इधर साइड का, उधर जो है इसका प्रादुर्भाव अधिक दिखाई देता है। तो स्थान कौन सा है आदिम स्थान, तो आदिम स्थान होगा पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 289 पर।
तो देखिए 290 जो प्रश्न है उसका वो क्वेश्चन है ढोला मारू रा दूहा, ठीक है। ढोला मारू रा दूहा कैसी रचना है? तो ये जो रचना है ये भक्ति साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। तो इन चारों में से ये आती है लौकिक साहित्य में, ठीक है। किसकी लिखी हुई है? कुशललाभ कवि की लिखी हुई है, जिनको कल्लोल कवि भी कहा जाता है। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? भट्ट केदार, कुशललाभ, देवसेन या फिर दामोदर शर्मा। तो ये इसके जो रचयिता हैं वो हैं भट्ट केदार। वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है? नक्षत्र विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण या ज्योतिष। तो वर्ण रत्नाकर जो वास्तव में जो ये रचना है ये जो है एक भाषा विज्ञान है, ठीक है। ये भाषा विज्ञान की रचना है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये जो मैं आगे करा रही हूँ आपको। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी रचना है? आपको पता है कि ये वैसे तो ये व्याकरण की रचना है, प्राकृत व्याकरण की। अब इसमें पूछा क्या गया है? गद्य, काव्य, प्रबंध या फिर गद्य पद्य, ठीक है। तो उक्ति व्यक्ति विकरण जो है वो गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचना है वास्तव में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई? भक्ति, वीर, श्रृंगार या सभी। तो आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई थी वो भक्ति की थी, वीर की थी या श्रृंगार की या सभी थी। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए वीर जितने भी हमारे रासो काव्य हैं उनमें मतलब लगभग मैक्सिमम में वीर रस का वर्णन है। कुछ श्रृंगार रस से भरे हैं जैसे बीसल देव रासो, ठीक है। भक्ति काल की रचनाएं मतलब भक्ति की रचनाएं भी लिखी जैसे विद्यापति की पदावली, वो भक्ति रचना है। तो अगर इन सबको देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ठीक है। आदिकालीन साहित्य में किसकी उपेक्षा हुई है? अंधविश्वास एवं पाखंड की, व्यापक जनसमुदाय की, युद्ध वर्णन की या भक्ति वैराग्य की। तो आदिकालीन काव्य अगर हम देखते हैं तो इसमें किसकी उपेक्षा हुई है, यानी कौन सा कम देखने को मिलता है? तो देखिए अंधविश्वास और पाखंड की उपेक्षा हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सा अंधविश्वास हमें दिखाई देता है उसमें। युद्ध वर्णन तो है ही उसमें, उसकी उपेक्षा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। भक्ति वैराग्य की उपेक्षा हुई है, ठीक है। ये भी जो है कह सकते हैं। लेकिन व्यापक जन समुदाय की ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, मतलब बेस्ट ऑप्शन है। अगर हमें चुनना है तो सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षा हुई है तो वो व्यापक जन समुदाय की हुई है, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सब देखने को मिलती हैं। युद्ध वर्णन तो हमें देखने को वहाँ मिलता ही है, ठीक है। तो ये तो है ही, उसमें अंधविश्वास भी है और भक्ति वैराग्य भी है। लेकिन व्यापक जन समुदाय यानी जनता को लेकर के लिखना, जो कि हमारा जो समाज है वो क्या सोचता है उसके बारे में लिखना, ये आदिकाल साहित्य में हमें कम मिलता है। तो इसकी उपेक्षा हुई है, ठीक है, हमेशा। तो इसका ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, करकंड चरेयू के रचनाकार कौन है? ठीक है, करकंड चरेयू। तो करकंड चरेयू जो है उसके रचनाकार अगर देखें तो देखिए धनपाल, कोहल, कनकामर या फिर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? करकंड चरेयू वास्तव में जो रचना है वो किसकी है? अगर देखें तो जो करकंड चरेयू जो है ये कनकामर की रचना है। तो करकंड और कनकामर दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, यहाँ से ये ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कर है और ये कन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना मंजूश्री और मूल कल्प का सृजन काव्य के निम्न रूपों में हुआ है, ठीक है। काव्य के किस रूप में हुआ है? मंजूश्री का और मूल कल्प का सृजन काव्य। तो देखिए मंजूश्री और मूल कल्प क्या हैं? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या एकार्थक काव्य के रूप में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुक्तक काव्य, ठीक है। सिद्ध साहित्य में जो मंजूश्री और मूल कल्प की रचना हुई थी वो मुक्तक काव्य के रूप में हुई थी, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य की आदिकालीन भाषा का विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली रचना पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? तो देखिए पुरानी हिंदी, अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? आपको मालूम है चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुरानी हिंदी जो रचना थी, जो किताब लिखी गई थी उसके रचनाकार कौन है? तो ये ही हैं इसके रचनाकार, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी। फिर है भक्ति काल संत काव्य परंपरा को ज्ञानाशायी शाखा की संज्ञा किसने दी? किसने कहा कि जो भक्तिकालीन काव्य है
वो ज्ञानाशयी शाखा कहलाई जानी चाहिए। ज्ञानाशयी शाखा नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज़्यादा आगे ऑप्शन पर हम नहीं जा रहे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा को ज्ञानाशयी शाखा की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो चलते हैं 300 क्वेश्चन पर। ओके, तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि खालिक वारी कैसा ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, शब्दकोश है, व्याकरण है, ज्योतिष है। तो खालिक वारी किसका लिखा हुआ है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ? चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और 300 जो थर्ड ये इसमें जो ऑप्शन है इतिहास, शब्दकोश, व्याकरण या ज्योतिष, तो खलिक वारी जो है वास्तव में ये जो है ये शब्दकोश है वास्तव में। ठीक है, शब्दकोश है, तो ये अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको 300 प्रश्न आज करा दिए। अगली सीरीज में आपको 301 से लेके 350, ठीक है, 350 तक के फिर से प्रश्न मिलेंगे। तो लगातार इन प्रश्नों को करते रहिए। ठीक है, और जानते रहिए नए नए तथ्यों के बारे में। तो आज आपको ये प्रश्न मिले हैं, उसके बाद आपको फिर आगे के 2 वीडियोस और मिलेंगे। तो इस तरह से लगातार प्रश्न आपके होते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करते रहिए। अभी आगे मैं आपको और भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगी जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करते रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।